न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 25 किलोमीटर लंबे जाम में घंटों फंसी रही एम्बुलेंस, 2 साल के मासूम बच्चे की गई जान। महाराष्ट्र के वसई इलाके में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुबह से लगे भारी ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस करीब 5 घंटे तक फंसी रह गई। बेल्हार इलाके में रहने वाला रियान शेख गुरुवार दोपहर को चौथी मंजिल से नीचे गिर गया था। इस हादसे में उसके पेट पे गंभीर चोटें आई थी। परिवार वालों ने तुरंत उसे नजदीकी गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती कराया। आगे नहीं बढ़ सकी थी एम्बुलेंस, ट्रैफिक जाम में फंस गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे बड़े अस्पताल में ले जाने की सलाह दी गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे रियान को एम्बुलेंस से मुंबई के लिए रवाना किया गया, लेकिन मुंबई अहमदाबाद राजमार्ग पर सुबह से ही लगी भीषण जाम की वजह से एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ सकी। दोपहर तक यह जाम और भी भयावह हो गया और मुंबई से गुजरात से मुंबई आने जाने वाले दोनों मार्गों पर 20 से 25 किलोमीटर लंबी वाहन कतारें लग गई थी। जाम में फंसी एम्बुलेंस में रियान की हालत बिगड़ते देखकर परिवारजन उसे नजदीकी ससुनोव घर गांव के एक छोटे अस्पताल में लेकर पहुंचे, लेकिन वहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में आक्रोश है। राजमार्ग की देखरेख और ट्रैफिक मैनेजमेंट की खामियां और आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस को प्राथमिकता न देने पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और इस दर्दनाक घटना को ट्रैफिक व्यवस्था की लापरवाही का एक और भयावह उदाहरण बताया जा रहा है। खाना देने के लिए खोलते थे कमरा और फिर जो भी आता था नोचता था जिस्म। नरीपुरा क्षेत्र से 13 अगस्त को गायब हुई किशोरी को बरामद करने के लिए पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि किशोरी की पड़ोस में किराए पर रहने वाली महिला ने बहला फुसलाकर मायके ले जाकर बंधक बना लिया था। यहाँ किशोरी के साथ 1 महीने तक रोजाना दुष्कर्म किया जाता था। किसी तरह किशोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे 11 सितंबर को वहां से मुक्त कराया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। सिलाई मशीन दिलाने के बहाने से पड़ोसन उसे ले गई थी और शाहगंज नरीपुरा क्षेत्र निवासी किशोरी की मां ने बताया कि उसके पड़ोस के मकान में एक महिला किराए पर रह रही थी और वह घर आने जाने लगी थी। एक दिन वह सिलाई मशीन दिलवाने की बात कहकर किशोरी को साथ ले गई। बाद में मशीन न मिलने की बात कहकर घर पर छोड़ गई थी। इसके बाद वह 13 अगस्त को दोबारा घर पर आई। उस समय किशोरी के माता पिता दोनों जूता कारखाने में काम करने गए हुए थे। महिला ने किशोरी से सिलाई मशीन बंटने की बात कहते हुए साथ चलने के लिए कहा और किशोरी ने अकेली होने की बात कहते हुए साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद उसने किशोरी को बातों में उलझाकर 1 घंटे में वापस आने के लिए कहा। किशोरी महिला की बातों में आ गई और साथ चली गई। इसके बाद उसका कहीं भी पता नहीं चल पाया। 11 सितंबर को देर रात किशोरी ने किसी तरह अपने मौसी के फोन पर कॉल करके घटना की जानकारी दी। किशोरी ने बताया कि पड़ोस में रहने वाली महिला से उसने सिलाई मशीन दिलाने की झांसा देकर मायके रोहता ले गई थी। उसे एक कमरे में बंधक बना लिया गया, जहां केवल खाना देने के लिए ही कमरा खोला जाता था। महिला के भाइयों ने रोज की दरिंदगी, अच्छा ये टाइटल है, सॉरी। महिला के 13 भाई संदीप और मनमोहन रोजाना उसके साथ दुष्कर्म करते थे। परिजन ने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को मुक्त कराया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एसीपी लोहा मंडी मयंक तिवारी ने बताया कि पीड़िता की मां की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। किशोरी का मेडिकल करवाया जा रहा है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है। बेटी की उम्र की लड़की के साथ सेक्स करते भाजपा नेता का वीडियो वायरल। मीडिया के सामने बोले, यह सब चलता रहता है। सिद्धार्थनगर में पूर्व भाजपा जिला उपाध्यक्ष का एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के सामने के आने के बाद से पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है। इस वीडियो में गौरी शंकर अग्रहरी एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। सिद्धार्थनगर बीजेपी नेता मामला सामने आने पर भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान ने कहा है कि गौरी शंकर अग्रहरी अगस्त 2023 से पार्टी में किसी भी पद पर नहीं है, जबकि सोशल मीडिया अकाउंट पर अभी भी गौरी शंकर अग्रहरी जिला उपाध्यक्ष लिखे हुए हैं।
बात करने पर गौरीशंकर ने कहा कि यह सब चलता रहता है, यह वीडियो राजनीतिक रूप से बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है। गौरीशंकर अग्रहरी बांसी नगर पालिका क्षेत्र के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि यह वीडियो एडिट करके चलाया जा रहा है, पूरी बॉडी किसी और की है और चेहरा मेरा सेट किया गया है। जिसने ऐसा किया है हम उसे जानते हैं। यूपी में अब सरकारी जॉब, यूपी में इन नौकरियों के लिए नहीं होंगे इंटरव्यू, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग की नौकरियों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके लिए शासन की ओर से कंपनी एक्ट के तहत यूपी आउटसोर्स सेवा निगम को गठन करने के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों की तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी। यूपी सचिवालय प्रशासन की ओर से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई और जिसमें संबंधित विभागों से 4 दिन के भीतर सुझाव देने के लिए कहा गया। इस दौरान ये साफ कर दिया गया कि अब आउटसोर्सिंग में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगा। इसके लिए इंटरव्यू की जरूरत नहीं होगी। बैठक में ये निर्देश दिए गए हैं कि अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए सेवा योजन विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर रजिस्टर्ड लोगों से आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए पारिवारिक आय से लेकर अभ्यर्थी की आयु, शैक्षिक योग्यता, लिखित परीक्षा और स्थानीय स्तर पर पद के लिए आधार पर सेवाएं ली जाएगी। आउटसोर्सेस की तीसरी और चतुर्थ श्रेणी के पदों में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियां चयनित कार्मिकों की सूची यूपी कॉस को भेजी जाएगी और इनमें से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा और जिन कार्मिकों का चयन होगा उन्हें एजेंसी प्लेसमेंट लेटर जारी करेगी। सचिवालय प्रशासन ने इन नौकरियों में ग्रेड 1, 2, 3 और 4 के साथ शैक्षिक योग्यता भी निर्धारित की है। आउटसोर्स सेवा के लिए मापदंड तय किए गए हैं और जिसके अनुसार 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ये भी साफ कर दिया गया है कि जिन पदों पर पहले से लोग काम कर रहे हैं इसके लिए चयन नहीं होगा। नियमित कर्मियों की जगह आउटसोर्स कर्मचारी नहीं रखे जाएंगे। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट होंगे। इसमें सचिव, महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव शामिल होंगे। इनके अलावा 2 कार्यकारी निदेशक, 2 जनरल मैनेजर भी होंगे। अन्य संस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए कमेटी भी बनेगी। मॉल में 80% हिंदू लड़कियां, लेकिन पुरुष मुस्लिम, यौन उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग, धर्म परिवर्तन का चल रहा था रैकेट। देवरिया धर्मांतरण में मिले नए सबूत। गनी ने खासतौर पर हिंदू लड़कियों को मॉल में नौकरी पर रखा था कि उनका यौन शोषण करके उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए ब्लैकमेल किया जा सके। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला स्थित एसएस मॉल में चल रहे यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेल किए जाने के मामले में लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। मॉल के मालिक उस्मान अंसारी गनी, उसकी बीवी तरन्नुम और साले गौहर अली पर उसी मॉल में काम करने वाली एक युवती ने धर्मांतरण और यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोप है कि गनी ने खास तौर पर हिंदू लड़कियों को मॉल में नौकरी पर रखा ताकि उनका यौन शोषण करके उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके। इसके बाद उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जा सके। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि नौकरी मिलने के बाद महिलाओं को मॉल की ऊपरी मंजिल पर स्थित 2 कमरों में ले जाया जाता था जहां उनका यौन उत्पीड़न किया जाता था। इसके बाद उन्हें वेश्यावृत्ति में धकेला जाता था और इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। मामले की भनक लगते ही उस्मान अंसारी और उसकी बीवी रविवार को मॉल में ताला लगाकर फरार हो गए थे, लेकिन 15 सितंबर 2025 को दुबई भागने की कोशिश करते समय उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हिंदू फोबिया ट्रैक्टर की रिपोर्ट के अनुसार देवरिया मामले में चल रहा ये रैकेट आगरा धर्मांतरण रैकेट और छांगुर पीर के नेटवर्क के जैसे ही काफी बड़े स्तर पर चलाया जा रहा था। पीड़िता ने बताया कि मॉल में काम करने वाली 80% महिलाएं हिंदू थी जबकि ज्यादातर मुस्लिम पुरुष थे। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।